हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, जैसा कि आपकी जो पोएट्री है और आपके जो प्रोज हैं, तो प्रोज का आपका एक चैप्टर और पोएट्री के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे फिनिश हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन आंसर और सारी जो आपकी पोएम थी, पोएम के जो आपके एक्सप्लेनेशन थे और रेफरेंस कॉन्टेस्ट, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी का जो एक चैप्टर है वो मैं आपको आज करवा देता हूँ। जैसे कि एक एक स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी आपकी जो 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें से एक एक स्टोरी आपकी होती जाएगी बीच में, और आपकी जो पोएम है 2 पोएम करवा दिया करूँगा, और उसके बाद जो प्रोज है, प्रोज का एक चैप्टर। तो इस तरह से आपका जो इंग्लिश का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो आज हम लोग जो पहली स्टोरी आपकी पढ़ने वाले हैं, पहली स्टोरी हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी द गोल्ड वॉच, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई होगी। जो पहली स्टोरी आप हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो कौन सी पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग द गोल्ड वॉच। तो देख लेते हैं इसमें। देखिए, पहले इसकी थोड़ी सी हम लोग समरी समझ लेते हैं कि द गोल्ड वॉच की समरी क्या है, फिर उसके बाद इसकी जो स्टोरी है वो पढ़ लेंगे, और उसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। जैसे पीछे से मैं आपको समझाता चला आ रहा हूँ, तो उसी प्रकार से सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी जो स्टोरी है वो पहले समझ लेते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। तो बच्चों, इसकी देखो, स्टोरी जो इसकी है वो एक शंकु नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर आधारित ये स्टोरी है द गोल्ड वॉच। शंकु नाम का जो व्यक्ति है उस पर ही आधारित स्टोरी है। और स्टोरी किस प्रकार है कि जो शंकु व्यक्ति एक होता है, देखो जो शंकु होता है, शंकु एक बहुत ही गरीब आदमी होता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी, ठीक है। तो उसके पास खाने के पैसे होते हैं, मतलब ये समझो कि गरीब होता है, लेकिन खाने के पैसे तो, अब खाने के पैसे तो कॉमन सी बात है, आदमी काम करेगा तो खाने के पैसे तो मिलेंगे ही उसे। और वो काम कहाँ करता था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है, फैक्ट्री में काम करता था। और जो फैक्ट्री थी उसकी, जिस मालिक की फैक्ट्री थी, तो वो, अब ये देखो, ये शंकु क्या सोच रहा था, शंकु सोच रहा था कि मैं गरीब तो हूँ ही, और अगर मुझे जो उसका मालिक है, तो मालिक अपनी जो क्या करता था कि जब वो लंच में आता था मालिक, तो अपनी घड़ी को उतार कर रख देता था टेबल पर, ठीक है, टेबल पर या चेयर पर आराम से रख देगा। तो शंकु के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर मैं इस घड़ी को चुरा लेता हूँ, या फिर इस घड़ी को मैं चुरा लूँ, तो इसको मैं काफ़ी अच्छे खासे पैसों में बेच सकता हूँ, ये शंकु सोच रहा था, ठीक है। लेकिन शंकु उस घड़ी को चुरा पाएगा या फिर नहीं चुरा पाता है, ये सारी चीज़ें तो हमको स्टोरी में देखने को मिलेंगी, स्टोरी में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका जो प्लॉट है या फिर जो जिस पर आधारित है वो इसी टॉपिक पर है, द गोल्ड वॉच। इसी वजह से इसका नाम द गोल्ड वॉच रखा गया, क्योंकि जो सोने की घड़ी थी उसको शंकु चुरा पाता है, नहीं चुरा पाता है, वो चीज़ें तो अभी आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये शंकु पर आधारित, शंकु बहुत ही एक गरीब व्यक्ति है, और वो सोचता है अपने जो मालिक है, जो आप उसके फैक्ट्री मालिक हैं या फिर जो भी हैं, तो उनकी घड़ी चुराने के लिए वो सोचता है। लेकिन चुरा पाता है कि नहीं चुरा पाता है, वो भी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दी। अब उसके बाद स्टोरी हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे अच्छे से कि किस तरह से शंकु क्या करता है। और फिर इसी टाइप से जब हम लोग स्टोरी देखिए, स्टोरी आपको ध्यान से पढ़नी, क्योंकि अगर आप स्टोरी ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर आप ये मत कहना कि सर हमको क्वेश्चन आंसर करने में नहीं आ रहे, फिर हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप स्टोरी तो ध्यान समझते नहीं हो, फिर बोलते हो कि नहीं सर मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहे, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि स्टोरी को देख लेते हैं कि स्टोरी इसकी क्या कहती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, शुरू करते हैं यहाँ से। स्टोरी का नाम क्या है, स्टोरी का नाम है द गोल्ड वॉच। तो अब हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। अब स्टोरी देखो यहाँ पर क्या दी गई है, स्टोरी दी गई है कि एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट का मतलब क्या होता है, देखो पिछली अनेक रातों की तरह, पिछली अनेक रातों की तरह, देखो एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, जो उसकी रातें गुजर चुकी, कुछ रातें जो उसकी गुजर चुकी, तो एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, पिछली कुछ रातों की तरह, पिछली जो अनेक रातें गुजर चुकी शंकु की, उन रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। वह अब उस तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, पिछली बहुत सी रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। आपको ये टॉस्ड की मीनिंग क्या होती है, देखो टॉस्ड मीन्स होता है आपका
टॉस्ड मीन्स आपका क्या होता है, टॉस्ड मीन्स आपका होता है करवटें बदलना, करवटें बदलना। ठीक है, ये आप ऐसे समझते जाइए, मैं आपको मीनिंग बताता जाऊंगा और इसका अर्थ बताता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर मैं मीनिंग लिखने लगूंगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो इसमें से मीनिंग आप देखते जाइए, मीनिंग मैं बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए कि मीनिंग मैं मीनिंग आपको 2 बार 3 बार बताता जाऊँगा, आप ध्यान से सुनते जाइए कि मीनिंग मैं क्या बता रहा हूँ, अर्थ क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉस्ड की मीनिंग होती है वो क्या होता है, करवटें बदलना। इन हिज बेड, ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा, वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज़, बट इट वाज नो यूज, किंतु इससे कोई काम नहीं बना। किंतु क्या हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब इससे कोई काम इसका नहीं बना। उसके बाद आगे लिखा है कि द मोर ही थॉट, द मोर ही थॉट, द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि वह जितना ज़्यादा सोचता था उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती हुई प्रतीत होती थी। वह जितना ज़्यादा सोचता था उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती हुई मालूम पड़ती थी, मतलब वो उतनी ही चिंता, जितनी वो चिंता करता था, ठीक है, वो जितना सोचता था उतनी ही ज़्यादा वो बेचैनी महसूस करता था। ठीक है, या फिर वो चिंता महसूस करता था और उसकी चिंता बढ़ जाती थी। वो जितना ज़्यादा सोचता था उसकी चिंता उतनी बढ़ जाती थी। आगे आपका क्या दिया गया है, आगे दिया गया कि ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। यहाँ से देखेंगे, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, क्या लिखा है कि ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपने आंखें बंद करी, और एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई में लेट गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उसने उस अंधकार में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी चटाई पर लेट गया। आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा है आपका, आगे लिखा है द डिजर्टेड ऑफिस रूम, यानी सुनसान ऑफिस का कमरा। ठीक है, द डिजर्टेड ऑफिस रूम। देखो अच्छा, यहाँ तक डार्कनेस तक हुआ, अंधेरे में, एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सब कुछ उसे, देखो, एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और उसे सब कुछ इतना साफ दिखाई पड़ रहा था, या फिर इतना साफ साफ उसे प्रतीत हो रहा था, इतना साफ उसे दिखाई पड़ रहा था जैसे वो मानो दिन की रोशनी में सब कुछ देख रहा हो। समझे, उसको कैसे दिखाई पड़ा था, उसको इतना ज़्यादा साफ दिखाई पड़ रहा था जैसे वो दिन की रोशनी में सब कुछ देख रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्या देख रहा था। तो वो देख रहा था द डिजर्टेड ऑफिस रूम, द डिजर्टेड ऑफिस रूम, एक सुनसान पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा, सुनसान ऑफिस का कमरा या सुनसान दफ्तर का कमरा। डिजर्टेड मीन्स सुनसान या उजड़ा, वीरान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑफिस रूम के बारे में बात की जा रही तो यहाँ पर हम उजड़ा या वीरान नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे सुनसान। आगे क्या दिया गया आपका, आगे दिया गया कि व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। अब इसका क्या मतलब होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपको दिया गया व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हर एक आदमी दोपहर में भोजन के लिए बाहर चला जाता है, जब हर एक आदमी दोपहर में भोजन के लिए बाहर चला जाता है, गॉन आउट बाहर चला जाता है, फॉर रेस्ट आराम करने के लिए, और फॉर लंच या फिर भोजन करने के लिए या अपना लंच करने के लिए। आगे आपका दिया है कि द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, द ग्लास विंडो ओनली पार्टली क्लोज्ड। कांच की खिड़की केवल थोड़ी भिड़ी हुई थी। थोड़ी भिड़ी हुई का मतलब होता है कि थोड़ी सी बंद थी, जो कांच की खिड़की थी वो थोड़ी बंद थी। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है आपका कि ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे, ऑन द एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे, जो टेबल अंदर रखी हुई थी उसके एक किनारे पर कुछ मोटी किताबें रखी हुई थी, कुछ मोटी किताबें रखी हुई थी। उसके बाद क्या दिया गया आपका, दिया गया है कि एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर अ पेन, एक पेन, एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ। और जो उसका दूसरा किनारा था, दूसरे किनारे पर उसके क्या दिया गया था, एक पेन, एक कलम
और एक स्याही की बोतल तथा ऐसी कुछ चीज़ें और रखी हुई थी। सो फोर्थ एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, शंकु कह रहा है कि एक पेन रखा हुआ है, वो कैसा, ये सारी चीज़ें वो फील कर रहा है, उसको सब दिख रहा है सब कुछ सामने कि एक पेन रखा हुआ है, एक स्याही की बोतल रखी हुई है और ऐसे ही कुछ चीज़ें और रखी हुई हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक किताब के ऊपर सोने की चेन लगी हुई, सोने की एक घड़ी रखी हुई थी। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है शंकु, ये सारी चीज़ें शंकु महसूस कर रहा है, देख रहा है इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो उसके बाद आगे क्या देखे, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। इसका मतलब क्या होगा, देखो खिड़की को पूरा खोलकर, यानी थोड़ी सी खिड़की बंद थी, खिड़की को पूरा खोलकर अपना हाथ करीब 1 फुट बढ़ाकर, अगर आपको घड़ी निकालनी है तो खिड़की को पूरा खोलकर अपने हाथ को लगभग 1 फुट आगे बढ़ाकर, और आप क्या कर सकते हैं, उस घड़ी को आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ की सिचुएशन थी। और वहाँ पर देखिए, और एक बात और थी कि हर एक जो व्यक्ति थे वो सारे कहाँ गए थे, वो लंच पे चले गए थे। तो नोबडी विल नो, किसी को जरा भी मालूम नहीं होगा। अगर आपको घड़ी वो उठानी है तो आपको क्या करना है कि ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, आपको बढ़ाना होगा अबाउट अ फुट, 1 फीट लगभग 1 फीट आप अपने हाथ को बढ़ाकर और उस घड़ी को उठा सकते हैं। और देखो सभी लोग बाहर गए थे लंच पे, नोबडी विल नो, है ना, किसी को जरा सा भी मालूम नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे क्या है, आगे दिया गया शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, पिछले अनेक दिनों में शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कवर्डाइस एंड हिज वैसिलेशन। पिछले अनेक दिनों में, इसका क्या मतलब, पिछले अनेक दिनों में लगातार, जो पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा था, जो शंकु क्या कर रहा होगा कि पिछले, भाई उसको चोरी करनी है तो कई दिनों से तैयारी बना रहा होगा ना कि किस तरह से हमको चोरी करनी है, ऐसा ना जो हम पकड़ जाएं फिर हमारे लठ चले, है ना। तो इस वजह से वो तैयारी बना रहा था, तो पिछले कई दिनों से वो तैयारी बना रहा होगा कि किस तरह से हमको चुराना है या फिर किस तरह से इसको चोरी करनी है, किस तरह से करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें वो पिछले कई दिनों से इसका प्लानिंग कर रहा होगा इसकी, है ना। बट ये देखो जैसे आपका दिया गया वैसिलेशन, वैसिलेशन क्या होता है, हेजिटेशन, हेजिटेशन होता है वैसिलेशन, इसको होता है ये हेजिटेशन होता है, मतलब हेजिटेट फील होता है, संकोच फील होता है उसको, है ना। तो देखो अब इसका मतलब पूरा देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा। देखो शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कवर्डाइस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है। अब इसका पूरे का मतलब मैं आपको बताता हूँ। पिछले अनेक दिनों में की गई अपनी कोशिशें, अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट उसे याद आने लगी। पिछले कई दिनों से वो प्रयास कर रहा होगा तो उसको डर लगता होगा भाई चोरी करने में, हिचकिचाहट होती होगी। जब वैसिलेशन मीन्स क्या होता है, हिचकिचाहट, तो उसको हिचकिचाहट होती होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये उसने वो याद कर रहा था कि पिछले कई दिनों में जब वो प्रयास करता होगा कभी चोरी करने का तो उसको हिचकिचाहट होती होगी, डर होता होगा, है ना। फिर देखो आगे देखते हैं, he had never seen anyone there at that time and yet he had never seen anyone there at that time, ठीक है। या पहले इसका अर्थ देखते हैं कि he had never seen anyone there at time, इसका पहले अर्थ देखते हैं। देखो इसका अर्थ क्या होगा, उसे उस समय वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया था। he had never seen, उसे उस समय वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया था, क्योंकि सभी लोग चले गए थे लंच करने या फिर कुछ लोग बाहर घूमने चले गए थे, तो वहाँ पर कोई था नहीं, तो नज़र कैसे आएगा, है ना। तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, तो भी वह डर रहा था। एंड येट, फिर भी वह डर रहा था, येट बीन अफ्रेड, तो भी वह डर रहा था। वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था बट फिर भी वह डर रहा था। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह काँप रहा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। वह काँप रहा था और उसकी सांस क्या और तेजी से चल रही थी। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। इसका क्या मतलब होगा, इसका यही कारण था कि वह घड़ी को लेने में हर बार रुक जाता था। पहले भी उसने कई बार प्रयास किया था लेकिन हर बार क्या होता था कि हर बार वो घड़ी को लेने में रुक जाता था। टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, जब भी घड़ी को लेता था तो वो रुक जाता था, घड़ी को उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी घड़ी को उठा ले। आगे क्या लिखा है, आगे आप लिखा है कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और अधिक देर तक टाल मटोल करने में काम चलने वाला नहीं था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर,
और अधिक तक अगर टॉल मटोल करता तो उसका काम चलने वाला नहीं था कि वो चोरी भाई करता। अगर बहुत देर तक अगर वहाँ पर वो बना रहता तो क्या होता, वो पकड़ जाता। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और अधिक सोच विचार करता रहता। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, आगे देखो, आगे देखते हैं, आगे वाली लाइन देख लेते हैं आपकी। हाँ, इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो काफ़ी और अधिक तक देर तक सोच विचार करता रहता, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो फिर वो कुछ भी कर सकने लायक नहीं रहता, मतलब वो कुछ भी करने की योग्य नहीं रहता अगर वो थोड़ी देर तक और टाल मटोल करता रहता। क्योंकि जो लोग बाहर गए थे घूमने वो वापस आ जाते, जो लोग लंच करने गए थे वो भी वापस आ जाते। और फैक्ट्री का जो उसका ऑफिस के बाद, तो ऑफिस के बाद जब सभी लोग आते जाते रहते होंगे ना, तो लंच पे सब बाहर चले गए थे, लेकिन जब लंच खत्म होगा तो सभी लोग वापस आ जाते। उसके बाद क्या लिखा है कि ही माइट इवन ब्लट आउट इंटेंशन, ही माइट इवन ब्लट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। देखो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक अगर टाल मटोल करता रहता तो उसका काम बनने वाला नहीं था, है ना। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो ज़्यादा सोच विचार करता तो फिर उसको वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है, फिर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सभी लोग वापस आ जाते, तो कैसे कर सकता था वो। ठीक है, आगे लिखा ही माइट इवन ब्लट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली सो ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड नॉट। आगे क्या लिखा है, शायद वो मूर्खतावश अपने मन की इच्छा को जोर से कह भी सकता था, इसलिए उसे अगले दिन उस वस्तु को जरूर ले लेना होगा, मानो वह उस वस्तु को नहीं लेता है तब। इसका देखो मतलब क्या होगा, इसका सरल सीधा सा मतलब है कि वो उसको मतलब शायद उसके मन में ये बात हो कि नहीं आज नहीं लेते हैं, आज मूर्खतापूर्वक या फिर किसी भी तरह से उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि चलो आज नहीं लेते हैं, कल इसको मैं अवश्य चुरा लूँगा। ठीक है, अगर वो आज ऐसा नहीं कर पाता है। आगे क्या लिखा है कि संकुच थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। संकुच थॉट्स बिगेन टू लिंगर longer over the thorny problems of his life। इसका क्या मतलब होगा, शंकु के विचार उसके अपने जीवन की पीड़ादायिनी समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। शंकु के विचार क्या होने लगे, उसकी जो जीवन की पीड़ादायिनी समस्याएं थी उनके आसपास ठहरने लगे। आगे दिया गया आपका कि टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। अगले दिन, जो टुमारो अगले दिन महीने का तीसरा दिन होगा। अगले दिन क्या होगा, महीने का तीसरा दिन होगा। In another 3 days he would get his pay 13 rupees for 13 days। इसका क्या मतलब हुआ, अगला दिन देखो अगला दिन महीने का तीसरा दिन होगा, अगले 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा। अगले दिन क्या होगा, उसे 3 दिन का अगले 3 दिन में 13 दिन का वेतन उसे 13 रुपये मिलेगा। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर देयर वुड बी आ, आगे भी बताते, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो 13 रुपये उसे मिलेगा, उसके बाद दुकान से खरीदी हुई चीज़ों के बदले उसे दुकानदार को 4.5 रुपये देने थे। 4.5 rupees, 4.5 रुपये कहाँ देने थे, स्टोर में। देयर वुड बी आ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees। ठीक है, 1 मिनट पेन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ 8.5 rupees। उसके बाद क्या है, देखो पीछे मैंने बताया कि उसको दुकानदार को जो स्टोर से उसने सामान खरीदी होगी तो दुकानदार को उसको 4.5 रुपये देने थे। ठीक है, क्या कितने रुपए देने थे, उसको 4.5 रुपये देने थे। अब आगे देखते हैं, देखो आगे आपका क्या दिया गया है, बैलेंस ऑफ 8.5 rupees। He had repay only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। इसका पूरे का मतलब क्या होगा, इसका पूरे का ये मतलब होगा कि देखो 13 रुपये उसे मिले तो उसने तो दुकान से खरीदी हुई चीज़ों के बदले वो दुकानदार को 4.5 रुपये दे देगा। ठीक है, उसके बाद उसके पास 8.5 रुपये बचे रहेंगे। ठीक है, 8.5 रुपये उसके पास बचे रहेंगे। फिर और पिछले महीने उसने अपनी माँ की मृत्यु की बरसी के लिए, एनिवर्सरी जो होती है, क्या होती है, मृत्यु की बरसी, तो अपनी माँ की मृत्यु की बरसी के लिए जब वह घर गया था तब उसने फंड में से जो 10 रुपये लिए थे उनमें से अभी तक केवल 5 रुपये चुकाए थे। ठीक है, उनमें से अभी तक केवल 5 रुपये चुकाए थे। उसके बाद आगे क्या दिया है कि नो ही मस्ट
पे द रिमेनिंग ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पिछले महीने जब देखो वो पिछले महीने माँ के बरसी के लिए जो गया था उसने उधार रुपए लिए थे, उसमें से अभी भी उसको कुछ रुपए देने थे। ठीक है, कुछ रुपए का मतलब 5 रुपये उसने चुका तो 5 रुपये उसको देने थे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है आपका? आगे लिखा है कि ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। तो इसका क्या मतलब होगा? देखो उसे बाकी के जो 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति रुपया प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य दे देने चाहिए थे। कैसे दे देने चाहिए थे? प्रति सप्ताह 6 पैसे प्रति रुपया प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य दे देने चाहिए, यानी कि उसको ब्याज भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा उस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया कि एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स। चाय की दुकान पर पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अतिरिक्त 2 सप्ताह के 3 रुपयों से ज़्यादा, टू आर रुपीज एंड हाफ, ये 1.5 रुपये होगा। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग। देखो एट द यहाँ पर आपको देखो ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स हो गया। उसके बाद बिसाइड्स प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ। इसका क्या मतलब होगा? इसका पूरी लाइन का मतलब होगा कि चाय की दुकान पर पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये का थे, जो 2 सप्ताह के 3 रुपयों से ज़्यादा और देने थे। उसके बाद आते हैं आगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है कि ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। उसने अली से 6 रुपये उधार लिए होंगे जो एक्स्ट्रा राइस के लिए, एक्स्ट्रा चावल के लिए, अतिरिक्त जो उसने चावल लिया होगा खाने के लिए, जो उसने अतिरिक्त चावल लिया होगा, यानी चावल बीड़ी आदि से चावल, देखो चावल हो गया और बीड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ पर बीड़ीज एंड अदर ओट्स एंड एट्स, चावल और बीड़ी के लिए उसने अतिरिक्त जो लिया होगा, तो उसके लिए कितने रुपए उसने उधार लिए थे अली से उसने 6 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, ये तो यहाँ तक की बात हो गई, 6 रुपये उसने उधार लिए थे, यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे क्या लिखा है? देखो अब आगे आता है मकान का किराया। ठीक है, देखते हैं मकान का किराया कितना था। तो देखो 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज। 1 महीने का जो किराया था वो कितना था? 3 रुपये। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स फॉर 12 पैसे। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि देखो इन रकमों के अलावा उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे कर्जे अनेक लोगों से ले रखे थे। किससे ले रखे थे? अनेक लोगों से छोटे छोटे कर्जे ले रखे थे। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका कि एंड हिज वाइफ हैड reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fish woman. And his wife had reminded him, और उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया 2 days before कि 2 दिन पहले about the 1 rupee, लगभग 1 रुपये, to be paid to the fish woman. उसकी पत्नी ने याद दिलाया, 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि 1 रुपये जो है वो मछली वाले को दिया जाना है, जो मछली वाली महिला है उसको 1 रुपये देना अभी बाकी है, यानी 1 रुपये उसको दिया जाना है। संकू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने मन ही मन उस सारी धनराशि के जोड़ लगाया जिसकी उसको आवश्यकता थी। अब आगे क्या लिखा है आपका? आगे लिखा है कि व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे, उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। व्हाट ही ओड वाज 22 रुपीज 13 पैसे। व्हाट ही ओड वाज 22 रुपीज 13 पैसे। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था। उसको मिलने वाले कितने थे? उसको मिलने वाले थे सिर्फ 8.5 रुपये, और उसके बाद कर्ज कितना था? 22 रुपये, सॉरी 22 रुपये 13 पैसे, यानी 22 रुपये और जो 13 पैसे का उसके पास कर्ज था। ठीक है, ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी अन्य आवश्यकताएं भी थी, उसकी और भी आवश्यकताएं थी। उसके बाद क्या लिखा है कि ही हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ। हाँ देखो यहाँ से दिया है कि ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार लिए हुए थे। ठीक है, दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। अब यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब होगा? देखो यहाँ पर जैसे उसने उसको लगभग 8.5 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन उसके पास कर्ज कितना था? 22 रुपये 13 पैसे का।
अब यहाँ पर जो ये लास्ट लाइन दी गई है, इसकी जो आखिरी लाइन यहाँ पर दी गई कि दिस वाज आउट ऑफ द सम सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो उस रकम में से या उस रकम में से था जो उसने धीरे धीरे से बचाकर जमा की थी ताकि उसके छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जंजीर बन सके। उसकी शंकु की पत्नी ने 3 रुपये इकट्ठे किए थे ताकि उसके जो छोटा बच्चा होगा उसको, तो उसकी जो कमर में बंधने वाली जंजीर थी वो बन सके। इसके लिए उसने पैसे इकट्ठे किए थे 3 रुपये। अब आगे देखते हैं, देखो ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। ठीक है, इसको देखते हैं दैट मंथ, ये इसका आपका क्या होगा? हाँ, तो ये लाइन हो गई आपकी, ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया था, पीछे तक की यंगर चाइल्ड उसके कमर में बांधने के लिए जंजीर के लिए उसने पैसे इकट्ठे किए थे। ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। अब आगे देखते हैं, तो हाँ, तो उसने अपनी पत्नी से जंजीर बन सके। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से क्या कहता है? ही हैड एश्योर्ड, उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जब वो नेक्स्ट महीने में या फिर अगले महीने में जब उसको जब मिलेगी पेमेंट मिलेगी या फिर जो भी अगर उसकी जो कमाई होगी उससे वो उसकी कमर की जंजीर अवश्य खरीद देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, संकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। संकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, और ये कोचुनी। ठीक है, अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक टू लोनापाओ हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। अब इसका पूरे का अर्थ समझते हैं। देखो, शंकु का दिल अनियंत्रित रूप से तेज होकर धड़कने लगा था और अपने दिल की धड़कनों के बीच में से उसे सुनाई पड़ने लगे। देखो, चाय वाली जो चुन्नी थी उसका तीखा स्वर, किस तरह से पैसे मांगेगी तो उसका तीखा स्वर, अली की खोखली हंसी और बेहूदी गालियाँ, और फंड के इंचार्ज लोनापन की क्रोधित बातचीत। ठीक है, ये उसको सुनाई देने लगी थी जब उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, व्हाट अ हॉरिबल सीन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो उसे लगा कि जैसे कि ये सब लोग शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह उसे घेर रहे हैं। यानी कि उसने बहुत ही उसको ये दृश्य बहुत ही भीषण लगा, बहुत ही भयंकर ये दृश्य उसको लगा, उसको बहुत भयंकर दृश्य ये प्रतीत हुआ कि सभी लोग मुझे चारों ओर से घेर रहे हैं और लाठी डंडे लेकर अपने पैसे वसूलने के लिए मुझे घेर रहे हैं चारों तरफ से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दिया कि फाइंडिंग इट अनबियरेबल शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। ठीक है, इन सबको असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और उसने सोचा कल उसको घड़ी को उठा लेने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल उस घड़ी को उठा लेने के अलावा, चुरा लेने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। विल इट नॉट फेस दैट एट लीस्ट 20 रुपीज। विल इट नॉट फेस एट लीस्ट 20 रुपीज़। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा क्या उससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? क्या वो घड़ी को कम से कम 20 रुपये में नहीं बेच पाएगा? इवन 15 विल डू। इसे 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे, 15 तक से काम चल जाएगा। और आगे क्या लिखा है कि 15 + 8 and half दैट इज 23 and half रुपीज। इट विल फेस मोर देन 15। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि 15 और 8.5 अर्थात 15 और 8.5 रुपये मिलाकर कितने हो गए? 23 रुपये। इसे 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक होगा, इसको 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इवन 15 विल डू। 15 + 8 ये हो गया आपका। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस। मतलब वो शांति से रह पाएगा जब वो ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, और इससे वो अपने जो कर्ज है उनको चुकाने में समर्थ होगा और वो शांति से रह पाएगा। आगे क्या लिखा है आपका कि अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि एक ऋण मुक्त जीवन, आराम की भावना के साथ वह नींद में डूब गया और सुबह हो गई। इट वाज मॉर्निंग, और हो गई सुबह। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका क्या लिखा है? आगे लिखा है कि व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप।
व्हाट आर यू स्टिल एज स्लीप। ये किसी ने क्वेश्चन, व्हाट आर यू स्टिल एज स्लीप, क्या तुम अभी तक सोए पड़े हो, क्या तुम अभी तक सोए पड़े हो। शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी उसका कंधा हिलाते हुए पूछा कि क्या तुम अभी सोए पड़े हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले बहुत देर हो चुकी है। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले बहुत देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अचानक अपना सर उठाया, शंकु ने अचानक अपना सर उठाया। सूर्य निकले, जब उसने कहा कि सूर्य निकले बहुत देर, शंकु ने जल्दी से अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि देखो, जब उसे शंकु ने जल्दी से अपना सर उठाया, उसके बाद उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी तरफ चला आ रहा था, और शंकु से पूछा, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। तो शंकु ने क्या कहा कि ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड। अरे हाँ, उसने कहा और बिस्तर से उठ गया। ठीक है, तो ये आपकी आज की स्टोरी हो गई। अब जो आपकी बाकी जो स्टोरी बची है वो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल वो स्टोरी मैं आपको पूरी कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर। अब अगली बार से ये मैं आपको जल्दी से पढ़ा दिया करूँगा, इस बार ज़्यादा टाइम लगा इसमें से, तो कल मैं अगली बार से मैं इसको जल्दी से पढ़ा दिया करूँगा। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगा कि किस तरह से आपको जो क्वेश्चन आंसर है आपके वो करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।